प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के प्रशासन संबंधी विचार। क्या बेटा? शुक्र के प्रशासन संबंधी विचार। शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत प्रशासन के बारे में भी व्यापक रूप में अपने विचार दिए हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो शुक्र ने अपनी शुक्र नीति सार के अंतर्गत प्रशासन के बारे में जो प्रशासन का संगठन, प्रशासन के विभाग और राज कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें बताई हैं बेटा, उनमें से ज़्यादातर बातें आधुनिक समय में भी स्वीकार की जा सकती हैं और की भी जा रही हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि वास्तव में शुक्र ने प्रशासन के बारे में जो अपने विचार दिए हैं वो प्रशासन नितांत आधुनिक हैं। अर्थात वास्तव में प्रशासन के संदर्भ में इन्होंने जो विचार दिए हैं आधुनिक समय में भी ये विचार सार्थक हैं, इनकी उपयोगिता है, इनकी प्रासंगिकता है। और मैं भारत के संदर्भ में तो कहूँगा तो ये कहूँगा कि शुक्र ने प्रशासन के बारे में जो विचार दिए हैं उनमें से ज़्यादातर विचार आधुनिक समय में लोक प्रशासन के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। आधुनिक समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह प्रशासनिक व्यवस्था शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था की तरह ही है। लगभग ज़्यादातर बातें शुक्र नीति सार की आधुनिक समय में स्वीकार की गई है। अतः आप इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आधुनिक समय में, आधुनिक युग में शुक्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह प्रासंगिक है, उसकी सार्थकता है, उसकी उपयोगिता है। अब हम जो शुक्र ने प्रशासन के बारे में अपने विचार दिए हैं उन विचारों को 3 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। 3 बिंदुओं की हम चर्चा चलाएं उससे पहले आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रशासन ही किसे कहते हैं। मान लीजिएगा अब आप शुक्र के प्रशासन संबंधी विचारों को समझ रहे हों और आपके दिमाग में ये बात आएगी सर हम तो यही नहीं जानते कि प्रशासन ही किसे कहते हैं। तो बेटा वैसे मैंने लोक प्रशासन के ऊपर लगभग 80 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में लोक प्रशासन के अंतर्गत देख सकते हैं। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा। देखो बेटा, प्रशासन का सीधा साधा सा अर्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना। मतलब कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन कहलाता है। क्या बेटा? कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन कहलाता है। अब कार्यों का प्रबंध भी यदि निजी रूप में किया जा रहा है तो उसे निजी प्रशासन कहा जाएगा, और सार्वजनिक रूप में किया जा रहा है तो उसे लोक प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन कहा जाएगा। वैसे मैंने निजी प्रशासन, लोक प्रशासन के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया है। यहाँ तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रशासन किसे कहते हैं। तो कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है उसको प्रशासन कहते हैं। अब निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है ना, जैसे मान लीजिएगा निजी महाविद्यालय हैं तो उसके अंतर्गत जो प्रशासन होगा वो निजी प्रशासन होगा, है ना। और सरकारी कॉलेज, सरकारी विभाग जितने भी होंगे, है ना, उनमें जो प्रशासन होगा वो लोक प्रशासन होगा। तो कहने का भावार्थ है कि जब कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो उसे प्रशासन कहते हैं, और निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो उसे निजी प्रशासन कहते हैं, और सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन या जो है सार्वजनिक प्रशासन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम शुक्र के जो प्रशासन संबंधी विचार हैं उसको 3 बिंदुओं के आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे बिंदु नंबर 1 पर बेटा प्रशासन का संगठन। यस, प्रशासन के संगठन के अंतर्गत भी शुक्र ने 2 बातें बताई हैं। एक तो जो है केंद्रीय प्रशासन के संगठन की चर्चा की है। क्या? एक तो केंद्रीय प्रशासन के संगठन की चर्चा की है और दूसरा स्थानीय प्रशासन के संगठन की चर्चा की है, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे जो है केंद्रीय प्रशासन का संगठन। मतलब प्रशासन के संगठन में पहली जो बात ली जाएगी वो केंद्रीय प्रशासन का संगठन लिया जाएगा कि केंद्रीय प्रशासन के संगठन के बारे में शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत क्या कहा है ना। शुक्र नीति सार के अंतर्गत 4 अध्याय हैं और जो 5वां अध्याय है उसको खिल्ली नीति के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः इसमें केवल 4 ही अध्याय है, 2200 श्लोक हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बेटा, शुक्र ने राजभृत्यों के महत्व को बताते हुए राजा को परामर्श दिया है कि वह राज्य की उन्नति के लिए
अनेक ज्ञानवान एवं गुणी सहायकों की नियुक्ति करे। अब बेटा यहाँ एक शब्द आ गया है कि राजभृत्यों के महत्व को बताते हुए। तो राजभृत्य का क्या मतलब होता है बेटा? राजभृत्यों मतलब राज कर्मचारी, है ना। जो राज कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको शुक्र ने राजभृत्यों की संज्ञा दी है। तो राजभृत्यों के महत्व को बताते हुए राजा को परामर्श दिया है कि वह राज्य की उन्नति के लिए ज्ञानवान एवं गुणी सहायकों की या राजभृत्यों की नियुक्ति करे। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा, वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो है राज कर्मचारियों की भर्ती की जाती है ना। तो उसके अंतर्गत वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानवान लोग ही आ पाते हैं। और शुक्र ने राजा से भृत्य, भृत्य का मतलब वो वेतन होता है ना, आधुनिक समय में जिसको आप सैलरी बोलते हैं। राजा ने भृत्य प्राप्त करने वाले सभी सहायकों को राजभृत्य कहा है, मतलब राज कर्मचारी का है। अब आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि भाई शुक्र ने जो है राज कर्मचारी राजभृत्य किसे कहा है, तो आपका आंसर होगा राजा से वेतन या भृत्य प्राप्त करने वाले सभी सहायकों को राजभृत्य या राज कर्मचारी कहा है ना, राजभृत्य या राज कर्मचारी कहा है, ठीक है। और इस ग्रंथ में मतलब शुक्र नीति सार में 7 प्रकार के भृत्यों का उल्लेख किया है। मतलब शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत 7 प्रकार के भृत्यों का उल्लेख किया है। भृत्यों का मतलब जो राज कर्मचारी हैं, ठीक है। नंबर 1, विभिन्न राजनीतिक विभागों के प्रकृतिम दर्शक। दूसरा, विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष, सचिव तथा उनके सहायक, जैसे अश्व सेना विभाग का अध्यक्ष अश्वपति तथा उसका सहायक अश्वपालक होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में तीसरा है भूकर वसूलने वाले अधिकारी, जैसे अनु है, सामंत है। 4 पे आएगा धर्म कलाओं एवं विद्या के विशेषज्ञ, जैसे ज्योतिषी, है ना, तंत्र मंत्र के ज्ञाता। और इसके बाद में चौथे नंबर पर आएगा राजा एवं राजमहल के विभिन्न राजभृत्य, जैसे विदूषक है ना, और अंतःपुर के भृत्य होते हैं। छठे में आएगा स्थानीय अधिकारी, जैसे प्रामाध्यक्ष, शासाध्यक्ष, ठीक है। 7 में आएगा विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले हीन भृत्य अथवा सेवक, जैसे दुर्ग, शिल्पी, नाविक, जुलाहे, धोबी, है ना, बढ़ई। और इसके बाद में जो है कुली, माली आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के जो है इन्होंने राज कर्मचारियों की चर्चा की है, ठीक है। इसके बाद में शुक्र ने इन सभी वर्गों के अधिकारियों, सहायकों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी योग्यता पर भी प्रकाश डाला है और उनके कार्य भी बताए हैं। तो ये हो गया जो है केंद्रीय प्रशासन का संगठन। इसके बाद में भाई प्रशासन के संगठन को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है ना, केंद्रीय प्रशासन का संगठन और दूसरा क्या हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन का संगठन। तो केंद्रीय प्रशासन का संगठन समझ गए हैं, अब लेंगे हम स्थानीय प्रशासन का संगठन। बेटा शुक्र ने ग्राम एवं नगर के प्रशासन के संदर्भ में 6 अधिकारियों का उल्लेख किया है। अब नोट करें कितने अधिकारियों का उल्लेख किया है, 6 अधिकारियों का उल्लेख किया है। ये अक्सर कंपटीशन पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं। चलो, शासाधिपति, ग्राम नेता, ग्रामा बोलते हैं इसको, भागहर लेखक, शुल्क ग्राहक, शोल्किक भी कहते हैं इसको, तथा प्रतिहारी, ठीक है। कितने हो गए, ये 6 हो गई। अब इनकी व्याख्या करते हैं हम। शासाधिपति अपराधियों को दंडित करता है, ग्राम नेता चोर डाकू अन्य अधिकारियों से प्रजाजन की रक्षा करता है, भागहर प्रजा से कर वसूलता है, शुल्क ग्राहक व्यापारियों से कर वह शुल्क चुंगी प्राप्त करता है, और लेखक सभी स्थानीय आर्थिक लेखों को रखता है, और प्रतिहारी राजा द्वारा बुलाए गए व्यक्ति को राजा तक ले जाने का कार्य करता है। ये 6 के बारे में हमने व्याख्या कर दी है। और शुक्र नीति सार ने ग्रामों और नगरों की नागरिक सुरक्षा के संदर्भ में कुछ अन्य राज कर्मचारियों का उल्लेख किया है, जैसे सालाधिप है, नगर व ग्राम की रक्षा पुरुष हैं। तो ये सामान्य से रूप में हमने आपको जो है प्रशासन के संगठन की बात की है, जिसको कि इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है ना, केंद्रीय प्रशासन का संगठन और स्थानीय प्रशासन का संगठन। तो पहला जो हमारा बिंदु हो गया वो हो गया प्रशासन का संगठन। तो प्रशासन के संगठन के बारे में कंप्लीट होगी बात। यस, अब दूसरी बात लेते हैं हम। बेटा दूसरी जो बात शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार में बताई है, वो बताया है प्रशासन के विभिन्न विभाग एवं कार्यालय पद्धति। नोट करें,
प्रशासन के विभिन्न विभाग एवं कार्यालय पद्धति। बेटा शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत 20 विभागों की चर्चा की है। ये संख्या आपको याद रखनी है, कितने विभागों की चर्चा की है, 20 विभागों की चर्चा की है, जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। सबसे पहले तो हम इसमें विभाग लेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी कार्यालय पद्धति की चर्चा करेंगे। मतलब दूसरे बिंदु में 2 बातें आ गई ना, विभाग और कार्यालय पद्धति। ठीक है बेटा, ये दोनों बातें नोट करनी हमको। तो सबसे पहले बात पर हम लेंगे प्रशासन के विभाग। प्रशासन के विभाग तो शुक्र नीति सार ने प्रशासन के 20 विभाग बताए हैं। कितने विभाग बताए? 20 विभाग बताए हैं। 20 विभाग कौन कौन से हैं, इनके आप नाम नोट करते जाएंगे। नंबर 1 गज विभाग। गज विभाग, गज मतलब हाथी। अश्व विभाग मतलब घोड़ा। रथ विभाग और पदादि मतलब पैदल सेना विभाग, है ना। दुधारू पशु विभाग, दूध देने वाले पशु जो होते हैं। ओष्ठ मतलब ऊँट विभाग, है ना। मृग विभाग, पक्षी विभाग, स्वर्ण विभाग मतलब सोना, है ना। रत्न विभाग, विभिन्न प्रकार के रत्न होते हैं। रजत विभाग, वस्त्र विभाग, वित्त विभाग, धान्य विभाग, है ना। पाकशाला विभाग 16 है। उद्यान आदि विभाग 17 है। राजभवन आदि विभाग। सामान्य द्रव्य विभाग 19। देश सेवा विभाग और 20 दान आदि परोपकार विभाग। ठीक है। अब इसके बाद में बेटा इस ग्रंथ ने मतलब शुक्र नीति सार ने, भाई शुक्र का ग्रंथ क्या है? शुक्र नीति सार। मनु का क्या है? मनुस्मृति। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस ग्रंथ ने विभागों के अध्यक्ष पद को सामान्य रूप से कर्म सचिव कहा है। क्या कहा है? कर्म सचिव कहा है। इसको आपको नोट करना है। मतलब विभागों के अध्यक्ष पद को सामान्य रूप से कर्म सचिव कहा है, किंतु इसके साथ ही अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष पति अथवा अधिप संज्ञा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमने विभाग की तो चर्चा कर दी है, और दूसरी बात इसमें क्या आएगी? प्रशासन की कार्यालय पद्धति। मैंने आपको कहा था ना कि इसमें 2 बातें लेंगे हम, है ना, विभाग और इसके बाद में इसकी कार्यालय पद्धति लेंगे। ठीक है। तो शुक्र ने प्रशासन की कार्यालय पद्धति में लिखित आदेश को अत्यधिक महत्व दिया है। ध्यान दें, लिखित आदेश को, कार्यालय पद्धति में लिखित आदेश को महत्व दिया है। और शुक्र का मत है कि अधिकारी अथवा सहायकों को बिना लिखित राजाज्ञा के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लिखित राजाज्ञा के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा की राजमुद्रा व हस्ताक्षर युक्त लिखित आदेश ही वास्तविक राजा होता है, व्यक्ति राजा नहीं होता है। मतलब यह व्यक्ति विशेष राजा नहीं है, बल्कि उसका जो हस्ताक्षर है और उसकी जो, जिसको आधुनिक समय में हम मोहर बोलते हैं, मतलब राजा की राजमुद्रा व हस्ताक्षर युक्त लिखित आदेश ही वास्तविक राजा है, व्यक्ति राजा नहीं है। अलिखित आदेश देने वाला राजा तथा ऐसे आदेशों का पालन करने वाला अधिकारी दोनों ही चोर होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए शुक्र क्या कह रहे हैं कि अलिखित आदेश देने वाला राजा तथा ऐसे आदेशों का पालन करने वाला अधिकारी दोनों ही क्या होते? चोर होते हैं। अलिखित आदेश देने वाला राजा भी चोर है और उन आदेशों का पालन करने वाला भी चोर है। इसके बाद में शुक्र ने प्रशासन व्यवस्था में मुख्यतः 2 प्रकार के लेखों को महत्वपूर्ण माना है। एक तो विरत लेख और दूसरा आर्थिक लेख। नोट करेंगे, विरत लेख, आर्थिक लेख। ठीक है बेटा। विरत लेख के अनेक उपभेद बताए इन्होंने, जैसे जय पत्र, आज्ञा पत्र, शासन पत्र, प्रसाद पत्र, भोग पत्र आदि। और शुक्र ने आय व्यय से संबंधित विभिन्न आर्थिक लेखों का भी उल्लेख किया है। आधुनिक समय में आय और व्यय का जो विवरण होता है, ब्यौरा होता है, उसे बजट कहा जाता है। भाई आपसे कोई पूछ ले बजट किसे कहते हैं, तो आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, विवरण होता है, उसे ही बजट कहा जाता है। बजट बूजट शब्द से निकला है। बूजट का अर्थ होता है थैला खोला गया। ठीक है। और शुक्र ने प्रशासन के कुशल संचालन के लिए राजा के लिखित आदेशों को स्मृति पत्र मतलब फाइल के रूप में सुरक्षित रखने की प्रणाली स्वीकार। ये तो आधुनिक समय में आप देखिएगा ये बात जो है प्रशासन में स्वीकार की जाती है, लोग प्रशासन में की जाती है, और जिससे कि समय बीतने पर प्रशासन में भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके साथ उन्होंने प्रशासन में दैनिक, मासिक, वार्षिक तथा बहुवर्षीय रिपोर्ट तैयार करने पर भी बल दिया है। प्रशासन के कुशल संचालन के लिए शुक्र ने सूचनाओं की प्रतिदिन प्राप्ति पर जोर दिया है, और उनका मत है कि राजा को प्रतिदिन 1000 कोस दूर तक के प्रदेशों की सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। तो कितनी आधुनिक बात है ये। और शुक्र ने राजकीय कार्यालयों या कार्यस्थानों की सुरक्षा हेतु पहरेदारों व रक्षकों की
व्यवस्था को स्वीकार है। तो आधुनिक समय में भी बेटा इन बातों को स्वीकार किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शुक्र के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी जो विचार हैं बेटा वो बड़े आधुनिक हैं, है ना। मैं तो देखो यहाँ तक कहूँगा कि प्रशासन के बारे में शुक्र ने जो लिखा है अपनी रचना शुक्र नीति सार में, आधुनिक समय में मनु कौटिल्य के बनिस्पत शुक्र की रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार दिए गए हैं उनको आधुनिक समय में ज़्यादा स्वीकार किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे आपको हम बताऊंगा एक एक बात। चलिएगा अब तीसरी बात लेते हैं हम इसमें। बेटा तीन बिंदुओं के आधार पर समझा रहे हैं हम। पहला प्रशासन का संगठन, दूसरा प्रशासन के विभाग और कार्यालय पद्धति, 2 बिंदु हो गए। तीसरा है प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था अथवा राजकीय सेवा के प्रमुख नियम। बेटा राजकीय सेवा के प्रमुख नियम तो आज भी होते हैं, तो इसका मतलब राजकीय सेवा के जो नियम शुक्र ने बताए उनमें से ज़्यादातर नियम आधुनिक समय में भी स्वीकार किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसमें 9 नियम हैं, 9 नियमों की चर्चा करेंगे हम। पहला है भृत्यों के गणवेश एवं चिन्ह। बेटा भृत्यों के मतलब राज कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के, है ना, राजकीय कर्मचारियों के गणवेश एवं चिन्ह। गणवेश मतलब उनका जो हम कहेंगे एक प्रकार से जो वर्दी होती है, वस्त्र। गणवेश एवं चिन्ह शुक्र ने विभिन्न अधिकारियों की दूर से एवं सरलता से पहचान के लिए उनके गणवेश, मुकुट, वाहन, वाद्यों आदि की व्यवस्था स्वीकार की है। शुक्र के अनुसार विभिन्न भृत्यों को उनके पद के अनुरूप रत्न, स्वर्ण, रजत, पीतल, तांबे, लोहे आदि के तमगे भी प्रदान किए जाने चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, शुक्र ने भृत्यों की गणवेश के बारे में बात बताई है, चिन्ह के बारे में बताइए, तो क्या आधुनिक समय में बात नहीं है? आप देखिएगा पुलिस विभाग देखेंगे, उनकी अपनी वर्दी होती है ना, उनके अपने जो चिन्ह भी होते हैं, है ना, जिसको यहाँ जो है तमगे कह रहे हैं हम, तो अब वो तांबे का है, लोहे का है ना, पीतल का, रजत का, स्वर्ण का, जिसका भी है, तो ये जो है तमगे आज भी लगाए जाते हैं। इसी तरीके से इंडियन आर्मी है, उसकी अपनी वर्दी होती है ना, इसके साथ में उनके अपने तमगे भी होते हैं। तो ये बात आधुनिक समय में स्वीकार की गई या नहीं की गई है? तो इसका मतलब शुक्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार हैं बड़े आधुनिक हैं। दूसरा वेतन संबंधी नियम। भृति, शुक्र ने जो भृति नाम दिया है वो किसके लिए दिया है? वेतन के लिए। जो आज सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, उसको अपन वेतन कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सैलरी बोल देते हैं, लेकिन शुक्र ने उसको क्या कहा है बेटा? भृति। भृति का मतलब वेतन, तो वेतन संबंधी नियम। अब शुक्र ने भी अन्य आचार्यों की तुलना में शुक्र का वेतन संबंधी विवरण इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि उन्होंने भृति के लिए वेतन की सुनिश्चित राशियां बताने के स्थान पर भृति देने के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। मतलब वेतन की निश्चित राशि नहीं बताई है, बल्कि इसके लिए सिद्धांत बताएं कि इन सिद्धांतों के आधार पर जो है वेतन दिया जाना चाहिए। तो शुक्र ने वेतन या भृति भुगतान के 3 सिद्धांत बताए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। नंबर 1 कार्यमाना भृति। कार्यमाना भृति मतलब किए गए कार्य की मात्रा या परिमाण के अनुसार भृति वेतन का भुगतान किया जाता है। इसमें मतलब किए गए कार्य की मात्रा के हिसाब से जो वेतन दिया जाता है उसको कार्यमानी भृति कहते हैं। दूसरा है कालमाना भृति, मतलब ये काल या समय की गणना के आधार पर भृति का भुगतान किया जाता है और इसके अंतर्गत प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रतिदिन की जो है भृति दी जाती है। तो आज आप देखिएगा आधुनिक समय में भी ये बातें स्वीकार की गई या नहीं भाई? प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है कि नहीं? कर्मचारियों का आज दिया जाता है। और अगर आप दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं उनकी बात करते हैं तो प्रतिदिन उनको जो है उनकी मजदूरी दी जाती है। तो आप देखिएगा कितनी आधुनिक बात है ये। इसके बाद में तीसरा है कार्यकालमिति भृति। इस वेतन भुगतान के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य एवं काल दोनों को आधार बनाया गया है, अर्थात एक निश्चित काल में किए गए कार्य की मात्रा को देख करके भृति अर्थात वेतन दिया जाता है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में शुक्र ने भृति के भुगतान के 3 सिद्धांतों के साथ ही भृति की अधिकतम एवं न्यूनतम, मतलब अधिकतम कितना वेतन दिया जाए और कम से कम कितना दिया जाए, अधिकतम न्यूनतम मात्राओं पर भी प्रकाश डाला। इस दृष्टि से उन्होंने 4 प्रकार की भृतियाँ या वेतन की मात्राएं बताई हैं। 4 प्रकार के वेतन बताए गए, अधिकतम कितना और कम से कम कितना हो। तो अधिकतम में आ जाता है जैसे श्रेष्ठा भृति, 1 श्रेष्ठा भृति, ठीक है बेटा। 2 मध्या भृति, नोट करें
दूसरे पे आएगा मध्याभृति, तीसरे पे आएगा समाभृति, चौथे पे आएगा हीनाभृति। अब इन चारों की व्याख्या कर लेते हैं हम। तो 4 प्रकार के वेतन हो गए नहीं, मतलब अधिकतम और कम से कम। इस आधार पर हमने 4 प्रकार के वेतन बताए हैं। पहला है श्रेष्ठाभृति। तो श्रेष्ठाभृति वह है जिसमें भृत्य के स्वयं के परिवार, भृत्य मतलब जो राजकर्मचारी होता है, स्वयं के परिवार, स्वयं उसकी पत्नी व बच्चे तथा अवश्य पोष्य मतलब माता पिता जो उनके आश्रित होते हैं तथा अन्य अतिथि आदि का भी भरण पोषण संभव हो, उसको क्या कहा जाता है? श्रेष्ठाभृति। मतलब वो वेतन जिसके अंतर्गत स्वयं का अपना परिवार, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता और जो अतिथि होते हैं उन अतिथियों का अच्छे से भरण पोषण किया जा सके। दूसरा है मध्याभृति। मध्याभृति वह जिसमें भृत्य के परिवार तथा अवश्य पोष्यजन का ही भरण पोषण होता हो। ठीक है बेटा, मतलब जो मध्याभृति है इसके अंतर्गत स्वयं के परिवार और अवश्य पोष्यजन का ही भरण पोषण हो। इसके अंतर्गत अतिथि की चर्चा नहीं आएगी। इसमें मतलब स्वयं का परिवार मतलब पति पत्नी और संतान और माता और पिता की बात आएगी। और इसके बाद में समाभृति, इसमें केवल भृत्य के परिवार के अन्न वस्त्र आदि के लिए ही पर्याप्त होता है। मतलब इसमें माता पिता भी नहीं होंगे बल्कि पति पत्नी और संतान होंगे। और हीनाभृति केवल स्वयं भृत्य के ही भरण पोषण में सहायक होती है। ठीक है बेटा, स्वयं मतलब पति पत्नी। ये 4 प्रकार के वेतन बताए इन्होंने। इसके बाद में शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह भृत्य का लोप नहीं करे, अर्थात भृत्य के वेतन में कटौती नहीं करे और सदैव नियत मतलब निश्चित समय पर उनको वेतन दिया जाए। उन्होंने अत्यल्प भृत्य मतलब हीनाभृति को त्याज्य माना, त्याग योग्य माना है कि जिससे कि स्वयं का ही गुजारा हो, बाकी किसी गुजारा नहीं हो, ऐसा वेतन नहीं हो। क्योंकि इससे कर्मचारी जो होते हैं, भृत्य जो होते हैं, वे असंतुष्ट रहते हैं और वे राजा के आलोचक तथा प्रजाधन का हरण करने वाले होते हैं। शुक्र ने शुद्र तक के लिए हीनाभृति के स्थान पर समाभृति को उचित माना है और शुक्र ने श्रेष्ठाभृति को अधिकतम भृत्य के रूप में तथा समाभृति को निम्नतम भृत्य के रूप में स्वीकारा है और हीनाभृति को अस्वीकारणीय बताया है। तो 4 प्रकार के वेतन बताएं, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके बाद में शुक्र ने कहा है कि भृत्य के निर्धारण में भृत्य की कार्य क्षमता को आधार बनाया जाना चाहिए। कार्य क्षमता के अनुसार 3 प्रकार के भृत्य हो सकते हैं। कार्य क्षमता के आधार पर भी जो कर्मचारी होते हैं 3 प्रकार के बताए इन्होंने, मंद, मध्य तथा शीघ्र। उन्होंने क्रमशः समा, मध्य तथा श्रेष्ठा, उन्हें क्रमशः समा, मध्य तथा श्रेष्ठ भृत्याँ दी जानी चाहिए। अब समा, मध्य तथा श्रेष्ठ भृत्याँ मतलब वेतन क्या हैं तीनों, ये मैंने पीछे बता दिए हैं। इसके साथ ही शुक्र का मत है कि जैसे जैसे भृत्य की योग्यता मतलब कर्मचारी की योग्यता में वृद्धि हो, वैसे वैसे ही उसकी भृत्य में मतलब वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि इससे अंत में स्वयं राजा का ही लाभ होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि इस बात को आधुनिक समय में जो है सरकारी क्षेत्र में तो भले ही स्वीकार किया जाता है, लेकिन निजी क्षेत्र में इन बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए जो निजी क्षेत्र होता है वो ठीक से कार्य करने में सफल नहीं हो पाते हैं। चलिए, इसके बाद में तीसरा बिंदु आएगा इसका सेवा अवधि। जो राज कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा अवधि क्या होगी? तो शुक्र नीतिसार ने सामान्य स्थिति में एक भृत्य की सेवा अवधि 40 वर्ष स्वीकारी है, किंतु इसके साथ ही बताया कि भृत्यों की सदैव परीक्षा लेते रहना चाहिए। ऐसे भृत्यों को पदमुक्त कर देना चाहिए जिसमें ऐसे अवगुण उत्पन्न हो गए हों जो उसके पद के दायित्व में बाधक हो, अर्थात राज सेवा में भृत्यों को ही रहने दिया जाना चाहिए जो योग्य हों। शुक्र ने ऐसे सभी अधिकारियों को पदमुक्त किया जाना चाहिए जिनके विरुद्ध 100 प्रजाजन ने लिख करके शिकायत की हो, उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, 4 बातें होगी। 5वां पदोन्नति एवं पदवन्ति, जिसको आज प्रमोशन बोलते हैं आप। शुक्र के अनुसार जब कोई भृत्य मतलब कर्मचारी अत्यंत सेवा भाव से अपने दायित्व को पूरा करता है तो उसे अब प्रधान मतलब सहायक सेवक को प्रधान सेवक बनाया जाना उचित है। इसके विपरीत यदि कोई प्रधान सेवक आलस्यादि के कारण अपने दायित्व की उपेक्षा करता है तो उसे अप्रधान सेवक बना दिया जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? पदवन्ति। और शुक्र ने बताया कि उच्च पद रिक्त होने पर सहायक पद पर कार्यरत योग्य भृत्य को उस पद पर मतलब प्रधान पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। और पदोन्नति की व्यवस्था को स्वीकारते शुक्र ने कहा है कि कोई नया कर्मचारी जैसे जैसे अपने श्रेष्ठ पद के लिए योग्य होता जाए वैसे वैसे वो निरंतर
श्रेष्ठ पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए और अंत में प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो मुझे बताइएगा, आज भी पदोन्नति की व्यवस्था है या नहीं? आज ये पदोन्नति की व्यवस्था है। तो शुक्र नीति सार की बात आधुनिक समय में स्वीकार की गई है ना। पांचवी बात, भृत्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो आज भी जो कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो शुक्र का मत है कि राजा भृत्य संभवतः छात्रवृत्ति देकर व्यक्तियों को विभिन्न कलाओं एवं विद्याओं का अध्ययन करने का प्रबंध करे और उनके अध्ययन अर्थात प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें उचित कार्यों पर पदों पर नियुक्त कर दे। छठा है पेंशन एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा पेंशन की व्यवस्था की गई, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई। शुक्र के अनुसार राजकीय सेवा में 40 वर्ष पूरा करने वाले भृत्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए और उसे पेंशन के रूप में आधा वेतन आजीवन दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा भृत्य मतलब कर्मचारी मर जाए तो उसके अवयस्क पुत्र अथवा अपाहिज पुत्र अथवा उसकी पत्नी में अवैध कन्या को आधा वेतन दिया जाना चाहिए। और इस विवरण में सेवानिवृत्त भृत्य के लिए पेंशन के साथ ही पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। तो बेटा आधुनिक समय में भी ये सारी व्यवस्था की गई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शुक्र कितना दूरदर्शी है, शुक्र के विचार कितने आधुनिक हैं, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। सातवीं बात लेते हैं अब हम। शुक्र नीतिशास्त्र ने राज के कार्य के दौरान मरने वाले भृत्यों की पारिवारिक रक्षा के लिए है ना उदार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था स्वीकारी। और शुक्र के अनुसार ऐसे भृत्य के पुत्र को अल्पयासक रहने तक भृत्य का पूरा वेतन दिया जाना चाहिए अथवा उसके वयस्क होने पर गुण के अनुसार उसे जो है सेवा कार्य देकर के वेतन देना चाहिए। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा राज कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद में उसके पुत्र पुत्री को जो है नौकरियां दी जाती हैं। सातवां, भविष्य निधि बोनस की व्यवस्था। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा बोनस की व्यवस्था की गई है कि नहीं। इस ग्रंथ ने मतलब शुक्र नीतिशास्त्र ने राजभृत्यों के लिए भविष्य निधि की योजना को स्वीकारा है और राज कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि का छठवां अथवा चौथा भाग काट करके अपने यहाँ जमा कराना चाहिए, जिसको आज अपन पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। 3 वर्ष बाद उस जमा राशि का आधे या पूरी भाग का भृत्य को भुगतान कर दिया जाना चाहिए। भृत्य मतलब राज कर्मचारी। शुक्र ने सभी भृत्यों के लिए बोनस अर्थात सामान्य व समान पारितोषिक की व्यवस्था भी स्वीकारी है। और इस ग्रंथ के अनुसार भृत्य को कर्मचारी को प्रतिवर्ष उसके वेतन का 8वां भाग पारितोषिक के रूप में दिया जाए। और शुक्र ने कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उत्प्रेरक मतलब इंसेंटिव रूप में पारितोषिक की व्यवस्था की जाए। जब कोई भृत्य अति विशिष्ट योग्यता से शीघ्रता अधिक साथ कार्य पूरा करता है तो उसे अष्टमांश को पारितोषिक रूप में कर्मचारी को दिया जाए, अर्थात उस कार्य करने में जो वेतन बनता है उसका 8वां भाग उसको पारितोषिक के रूप में दिया जाए। कितनी महत्वपूर्ण बात है जो कि आधुनिक समय में भी स्वीकार की जाती है। इसके बाद में 8वीं बात, भृत्यों के सामान्य विश्राम में अवकाश के नियम। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा अवकाश की व्यवस्था की गई है, ठीक है बेटा। तो इस ग्रंथ के विवरण से मतलब शुक्र नीतिशास्त्र से ज्ञात होता है कि नियमित भृत्यों को प्रतिदिन 12 घंटे राज कार्य करना होता है, जबकि आजकल तो 8 घंटे ही कर दिए हैं, कुछ जगह 6 घंटे भी हैं, 5 घंटे भी हैं। तो शुक्र ने 24 घंटे के संदर्भ में बताया कि नियमित भृत्यों को प्रतिदिन अपना गृह कार्य करने के लिए दिन में एक यम मतलब 3 घंटे का एक यम होता है, रात्रि में 3 यम मतलब 9 घंटे, एक यम 3 घंटे का होता है का अवकाश मिलना चाहिए। और रोजनदारी पर कार्य करने वाले भृत्यों के लिए कहा गया है कि नित्य भृत्यों को दिन में आधा या मतलब 1.5 घंटे का अवकाश मिलना चाहिए। और शुक्र ने राजभृत्यों के संदर्भ में सार्वजनिक अवकाश का उल्लेख भी किया है, ठीक है। और इसी के साथ में शुक्र के अनुसार उत्सव आदि के दिन भृत्यों के कार्य नहीं कराना जाना चाहिए। तो आज भी ये बात की गई है। और यह है कार्य अति आवश्यक हो, यदि कार्य बहुत आवश्यक हो तो उत्सव के दिन भी कार्य कराया जा सकता है, किंतु श्राद्ध के दिनों में कभी भी कार्य नहीं करा जाना चाहिए। इसके अलावा भृत्यों को प्रतिवर्ष 15 दिन का क्षय वेतन अवकाश दिया जाना चाहिए, 15 दिन का। तो आज भी ये बातें स्वीकार की गई है। और शुक्र ने इसी के साथ में देखो बेटा स्वास्थ्य अवकाश की भी व्यवस्था की है। स्वास्थ्य अवकाश जिसको अपन आजकल मेडिकल लीव बोलते हैं ना, मेडिकल लीव की व्यवस्था स्वीकारी है। जो कर्मचारी राज की सेवा के 5 वर्ष पूरा कर चुका हो उसे 1 सप्ताह का क्षय वेतन स्वास्थ्य अवकाश दिया जाए, है ना, मेडिकल लीव। इससे अधिक अर्थात कई माह तक बीमार रहने पर भृत्यों को 1/4 वेतन काट करके शेष वेतन दिया जाए। और 1 वर्ष तक लगातार बीमार रहने वाले कर्मचारी को 3 माह का वेतन ही दिया जाना चाहिए, किंतु इसकी बीमारी की स्थिति पर
विचार करके वेतन की मात्रा को कम या अधिक किया जा सकता है। यदि भृत्य 1 साल से भी अधिक समय तक बीमार रहे तो उसे 6 माह का वेतन दिया जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। किंतु जब कोई योग्य भृत्य बीमार हो, जाहिर उसकी बीमारी की अवधि की उपेक्षा करके उसे सदैव आधा वेतन दिया जाना चाहिए, योग्य कर्मचारी हो तो उसको। और इसी के साथ में शुक्र ने स्वास्थ्य अवकाश के संदर्भ में प्रतिनिधि की व्यवस्था स्वीकार है। प्रतिनिधि की व्यवस्था मतलब जब स्वयं कर्मचारी बीमार हो जाए तो अपने स्थान पर दूसरे को भेज दे ड्यूटी के ऊपर, प्रतिनिधि की व्यवस्था स्वीकारी है। उसके अनुसार जब कोई भृत्य लगातार 1 वर्ष तक बीमार रहे तो उसके सेवा कार्य पर उसी के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना चाहिए, उसी के द्वारा भेजा गया, ठीक है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा विकल्प है। और 9वां है भृत्य के कर्तव्य व अकर्तव्य अर्थात आचार संहिता तथा सेवा, ठीक है, सेवा योग्य राजा। चलो, शुक्र ने बताया कि भृत्यों को मतलब राज कर्मचारियों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, आचार संहिता तथा किन दुर्गुणों व अकर्मों से बचना चाहिए। उसके विवरण से स्पष्ट है कि हम भृत्यों की आचार संहिता कह सकते हैं। ध्यान दें, मतलब उनके इस विवरण को ही हम कर्मचारियों की आचार संहिता कह सकते हैं कि भाई राज कर्मचारियों किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और किन दुर्गुणों से बच करके रहना चाहिए, इसी को इन्होंने आचार संहिता कहा है। शुक्र का मत है कि भृत्य को स्वामी राजा के प्रति अपने सेवा कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, मतलब भृत्य होगा ये। और भृत्य को नियत समय पर अपने कार्यालय पर हाजिर होकर के अपने कार्य करना चाहिए। उसे राजा के प्रति पूर्ण अनुरक्त में समर्पित होना चाहिए। राजा द्वारा बुलाए जाने पर पूर्ण मर्यादा के साथ राजा को अपने कार्य की जानकारी देनी चाहिए और उसे शिष्टतापूर्वक राजा को सद्कार्य की प्रेरणा देनी चाहिए और कभी भी मात्र चाटुकारी नीति नहीं अपनानी चाहिए, चाटुकारी नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। और अंत में सभी भृत्यों को राजा द्वारा दी गई वस्त्र मतलब वर्दी तथा राज चिन्ह धारण करनी चाहिए और सदैव राजा की प्रशंसा करनी चाहिए और अन्यों से भी राजा की प्रशंसा सुननी चाहिए। ये राज कर्मचारियों का एक प्रकार से कर्तव्य है। यदि राज कर्मचारी या भृत्य के क्षेत्राधिकार में अनुचित परिवर्तन हो तो उसे उचित अवसर आने पर राजा से निवेदन करना चाहिए। एक भृत्य को अन्य भृत्यों से न तो ईर्ष्या करनी चाहिए न उनके क्षेत्राधिकार को छीनने की कोशिश करनी चाहिए। सभी भृत्यों को एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखना चाहिए और एक दूसरे की कमी की उपेक्षा करते हुए कार्य की पूर्णता व त्रुटिहीनता की ओर ध्यान देना चाहिए। ये मतलब मूल बात है कि जो राज कर्मचारी हैं उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन दुर्गुणों से बचना चाहिए, वही आचार संहिता है, ठीक है। और इसके बाद में भृत्यों को मतलब कर्मचारियों को कभी भी प्रजाजन से झूठे वादे नहीं करने चाहिए, बल्कि संभव होने पर उनके कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए और उन्हें अनुचित कार्यों को त्याग देना चाहिए। अनुचित जो काम होते हैं ना उनको राज कर्मचारी को त्याग देना चाहिए। जैसे आधुनिक समय आप देखेंगे जो राज कर्मचारी होते हैं अनुचित काम करते हैं तो शुक्र नीति सार से ये बात सीखनी चाहिए। अनुचित कार्य जैसे रिश्वत लेना, जुआ खेलना, क्रोध करना, कामुकता व दुष्चरित्रता आदि। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा ये जो अवगुण हैं ये हम कहेंगे कि इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो ये गलत बात है। और शुक्र द्वारा वर्णित भृत्य मतलब राज कर्मचारी की आचार संहिता का निष्कर्ष है कि राज्य की सेवा में केवल योग्य व्यक्तियों को ही रखा जाना चाहिए, उन्हें ही पदोन्नत किया जाना चाहिए प्रमोशन, तथा अयोग्य भृत्यों को पदावनत या पदमुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में अंत में निष्कर्ष रूप में शुक्र ने भृत्यों की आचार संहिता, भृत्य मतलब राज कर्मचारी, आचार संहिता को प्रस्तुत करने के साथ ही इस तथ्य पर भी बल दिया है कि स्वयं राजा का आचरण भी भृत्यों के प्रति उचित एवं नियमानुसार होना चाहिए। मतलब राजा का आचरण भी जो राज कर्मचारी होते हैं उनके प्रति जो है उचित श्रेष्ठ होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। और उनका मत है कि स्वेच्छाचारी राजा की सेवा अत्यंत दुखदायी होती है, अर्थात मात्र नीतिमान राजा की सेवा अर्थात नौकरी की जानी चाहिए। मतलब जो राजा स्वेच्छाचारी होता है, मनमाना आचरण करता है, निरंकुश होता है, अधर्मी होता है ना, उसकी जो है सेवा अत्यंत दुखदायी है। शुक्र कह रहे हैं बात कि जो राजा स्वेच्छाचारी हो, अत्याचारी हो, है ना, उसकी सेवा करना बड़ा दुखदायी है। तो
ये जो शुक्र है वो कह रही है कि भाई केवल नीतिवान राजा की सेवा मतलब नौकरी की जानी चाहिए, स्वेच्छाचारी राजा की नौकरी यदि करेंगे तो बड़ी दुखदायी होगी। तो ये शुक्र ने बहुत अच्छी बात कही है। तो आधुनिक समय में भी हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जिसके अधीन हम नौकरी कर रहे हैं, भले ही हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं, अगर हमारे साथ जो है मनमाना आचरण किया जा रहा है तो ऐसी नौकरी करने से हमें बचना चाहिए, ये शुक्र ने कहा है। या फिर जो है उस अन्याय का हमें विरोध करना चाहिए। ये हो गए शुक्र के प्रशासन संबंधी विचार। मुझे पूरा विश्वास है आप शुक्र के प्रशासन संबंधी विचारों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।